हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में लगा दी आग। पहले चोरी फिर सीना जोरी पर उतरा पाकिस्तान। आखिर क्या है मामला, सबसे पहले बताएंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे कैसे आखिर पाकिस्तान के इस चाल की काल बन गई भारतीय सेना। साथ ही साथ आपको बताएंगे फ्रांस में जब्त 303 भारतीयों वाले विमान पर अभी सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। मैक्रोन ने सबसे बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, भारत को दे दिया है बहुत बड़ी राहत। साथ ही साथ बताएंगे जिस जहाज पर हुआ ड्रोन हमला उसमें सवार थे 20 भारतीय। एक्शन में आई नौसेना। फिर क्या हुआ, एक से एक बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे, जहां 1 जनवरी से बदलने वाले हैं ये सबसे बड़े नियम। अगर आप भी करते हैं ये कार्य तो जानना बहुत जरूरी है। सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में लगा दी आग। पहले चोरी फिर सीना जोरी पर उतरा पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के नापाक इरादे भारत में घुसपैठ कराने के लिए जलाई अपनी ही चौकी, जिसके बाद उसी की काल बन गई भारतीय सेना। बता दें, आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठियों को भेजने की कोशिश की, मगर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए 4 आतंकियों की मदद की। इस दौरान भारतीय निगरानी सेटअप का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने ही अपनी ही चौकी में आग लगा दी। रिपोर्ट की माने तो भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 1 आतंकवादी को मार गिराया, जबकि 3 आतंकवादी वापस पाकिस्तान की सीमा में भाग खड़े हुए। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना ने शुक्रवार देर रात जम्मू के अखनूर में खौर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें कम से कम 1 आतंकवादी को मार गिराया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन तब हुआ जब 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह को अखनूर के खौर सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करते देखा गया। जी हां, सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को बताया कि आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश के दौरान खौर इलाके में भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की ओर से जंगलों में आग लगा दी गई। यानी कि दोस्तों, आग लगाने से दिशाओं को लेकर ध्यान भटकाया जा सकता है, और यही आतंकवादियों ने किया है दोस्तों, पाकिस्तानी ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके इस प्लान की काल बन गई अपनी भारतीय सेना और उस आतंकी को मार गिराया। जिसके बाद भारतीय सेना ने बताया है कि हमने उस मरे हुए आतंकवादियों को घसीट कर ले जाते हुए देखा है। जो पाकिस्तान के आतंकवादी उस मरे हुए को घसीट कर उसकी लाश को लेकर जा रहे थे। बहरहाल ये खबर बताने के पीछे हमारा मकसद यही है दोस्तों कि आप देखिए कैसे कैसे चाल चल रहे हैं ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के आतंकवादी। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या ये लोग फिर एक बार भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करके एक बार और इन सभी को सेट कर सके। अगली खबर की बात करें, जहां फ्रांस में जब्त 303 भारतीयों वाले विमान पर बहुत बड़ी अपडेट। मैक्रोन के फैसले से भारत को बड़ी राहत। बता दें, फ्रांस में उड़ान भरने से रोके गए भारतीयों से भरे विमान पर बड़ी अपडेट आई है। फ्रांसीसी सरकार ने इस विमान में सवार सभी 303 भारतीय नागरिकों को मारने के पूर्वी क्षेत्र में वेट्री हवाई अड्डे पर शिफ्ट कर दिया है। इसी हवाई अड्डे पर इन यात्रियों की देखभाल की जा रही है। फ्रांस ने इस विमान को मानव तस्करी का संदेह होने पर रोका है। फ्रांसीसी पुलिस और दूसरी कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने इस मामले में भारत को काउंसुलर एक्सेस भी दे दिया है। इससे भारतीय राजनयिकों के विमान में सवार यात्रियों से मुलाकात करना आसान हो गया है। मारने प्रीफेक्ट के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मारने आपातकालीन सेवाओं ने फंसे हुए 303 यात्रियों के लिए वेट्री हवाई अड्डे पर अस्थायी यानी कि टेम्परेरी बिस्तरों का इंतजाम किया है। हवाई अड्डे पर उन्हें शौचालय और शावर की भी फैसिलिटी प्रदान की गई है। जी हाँ, यानी कि मैक्रोन के इस फैसले के बाद दोस्तों वाकई में भारत को बड़ी राहत मिली है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताया। अगली खबर की बात करें, जहां कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की अमेरिका ने की बड़ी निंदा, कहा दोषी पर होगी कार्रवाई। बता दें, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसकी शनिवार को निंदा की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि कैलिफोर्निया के नेवार्क श्री
श्री स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हम कैलिफोर्निया में श्री स्वामी नारायण मंदिर हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ की निंदा करते हैं। हम नेवार्क पुलिस विभाग के प्रयासों का स्वागत करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। कैलिफोर्निया के नेवार्क में सिटी ऑफ नेवार्क पुलिस विभाग ने कहा कि शुक्रवार को तकरीबन सुबह 8 बजे से करीब मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिली है, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना दहशत पैदा करने के लिए किया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट साझा करते हुए वाणिज्य दूतावास ने कहा कि इस घटना ने भारतीय समुदाय की भावनाओं का आहत किया है। हमने इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ जल्द जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कहा कि मैंने इस घटना को देखा है। कट्टरपंथी, अलगाववादी और ऐसी किसी भी ताकत को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका में हमारे वाणिज्य दूतावास ने इस मामले पर सरकार से शिकायत की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों, जब इस खालिस्तानी पन्नू पर हमले की कोशिश की गई थी या फिर प्लान भी बनाया गया था, चाहे जिसने भी प्लान बनाया हो, लेकिन जिस प्रकार से भारतीयों को फंसाया जा रहा है निखिल गुप्ता को, इस पर तो अमेरिका ने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। यहाँ तक कि भारत भी आए थे जांच पड़ताल करने। लेकिन दोस्तों, लगातार जिस प्रकार से ये हमले हो रहे हैं हिंदू समुदाय के मंदिरों पर, आखिर इसमें इतनी देरी क्यों लग रही है? अमेरिका को क्यों इस पर बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा? क्या आपको भी नहीं लगता कि इसके पीछे भी अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश है? क्या खालिस्तानी अमेरिकियों के लिए भी वोट बैंक बन चुके हैं? क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है, प्लीज दबा दीजिएगा, हमें भी सपोर्ट मिलता है आपसे। चलते और खबर की तरफ जा। जिस शिप पर हुआ ड्रोन हमला, उसमें सवार थे 20 भारतीय। एक्शन में आई नौसेना। जी हाँ, अरब सागर में एक मर्चेंट शिप पर शनिवार को ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस शिप के चालक दल में 20 भारतीय शामिल थे। यह शिप सऊदी अरब की बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर आ रहा था। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि मर्चेंट शिप एमवी केम प्लूटो लगभग 11 समुद्री मील प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसके 25 दिसंबर तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि भारतीय तटरक्षक डोर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने ड्रोन हमले में दुर्घटनाग्रस्त शिप एमवी केम प्लूटो के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। हमले के बाद शिप को ट्रैकिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया था। इस संबंध में भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने कहा कि शिप का पावर जनरेशन सिस्टम अब काम कर रहा है और शिप को उसके डेस्टिनेशन के लिए रवाना करने से पहले उसकी जांच की जा रही है। अगली खबर बता दें, जहां गो बैक इंडिया नस्लवादी टिप्पणी करते हुए टैक्सी ड्राइवर ने भारतीय को गाड़ी में बैठाने से कर दिया इनकार। बता दें, सिंगापुर में बीते कुछ महीनों से भारतीयों के साथ लगातार नस्ली भेद के कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक कैब ड्राइवर और एक यात्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिंगापुर में राइड हेलिंग कंपनी जांच कर रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक ड्राइवर ने एक यात्री के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की और उस व्यक्ति से भारत वापस जाने के लिए कहा। दी स्ट्रेट्स टाइम्स की शुक्रवार यानी 22 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार यात्री ने गुरुवार को इंस्टाग्राम अकाउंट यानी कि SG फॉलो स्टॉल नाम पर राइड हेलिंग कंपनी ग्रेव के ड्राइवर के साथ हुई घटना का डिटेल और स्क्रीनशॉट शेयर किया। बहस की शुरुआत ड्राइवर से हुई, जिसने कहा कि वो पास में सड़क के काम के कारण पिकअप पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस दौरान ड्राइवर ने यात्री को इंतजार ना करने के लिए कहा। इसके बाद यात्री ने ड्राइवर से कहा कि अगर वो नहीं आ रहा है तो राइड कैंसिल कर दें, जिस पर ड्राइवर ने जवाब देते हुए पूछा कि क्या आप भारतीय हो? फिर ड्राइवर ने यात्री से कहा भारत वापस चले जाओ। 10 वर्षों तक सिंगापुर में रहने और काम करने के बाद यात्री ने इस घटना को घोर नस्लवाद बताया, रेसिज्म बताया। ऐसे में यात्री की शिकायत के बाद राइड हेलिंग कंपनी मामले की जांच कर रही है। जी हां, अखबार ने यात्री के हवाले से बताया कि ये मेरे लिए सिंगापुर का अब तक का सबसे वर्स्ट अनुभव रहा है, वर्स्ट एक्सपीरियंस, खराब अनुभव रहा है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन दोस्तों वाकई में ये जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसे में नस्लवादी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए इस टैक्सी ड्राइवर को जो उसने किया है। और दोस्तों, ये कोई पहला केस नहीं है। बीते कुछ महीनों से भारतीयों के साथ लगातार नस्ली भेदभाव किया जा रहा है सिंगापुर में। अगली खबर की बात करें, जहां सीएम मोहन यादव ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियम को शिफ्ट करेंगे उज्जैन। जी हां, उज्जैन से सेट होगा टाइम। बता दें, बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने टाइम निर्धारण को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उज्जैन का समय पूरे संसार में होता था, लेकिन बाद में पेरिस ने समय का निर्धारण शुरू कर दिया, जिसे अंग्रेज भी मानने लगे। इसी कारण ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन माना जाने लगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन को उज्जैन
उज्जैन शिफ्ट करेंगे ताकि यहां से दुनिया भर का समय तय किया जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टाइम के निर्धारण को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि उज्जैन में सबसे पुरानी वेधशाला निर्मित हुई थी। चूंकि उज्जैन जीरो मेरिडियन और कर्क रेखा के संपर्क में आने वाले पॉइंट पर है, इस कारण उज्जैन ही पहले दुनिया भर का टाइम तय करता था। उन्होंने कहा कि फिलहाल टाइम गड़बड़ चल रहा है, इस कारण हम दुनिया के टाइम को ठीक करने के लिए उज्जैन की वेधशाला में शोध करेंगे। सीएम मोहन यादव का कहना है कि लोग दिन और रात की शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ लोग दिन में काम करते हैं तो कुछ रात की शिफ्ट में काम करते हैं। ऐसे में ग्रीनविच का टाइम के अनुसार आधी रात को दिन बदलता है। इससे साफ पता चल रहा है कि दिन बदलने का टाइम ही गड़बड़ है, इसीलिए आईआईटी और आईआईएम द्वारा रिसर्च कर टाइम को ठीक किया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में भारत के उज्जैन से ही होना चाहिए ये टाइम मेरिडियम, तो दोस्तों ये बात आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि उज्जैन से ही सेट होना चाहिए पूरी दुनिया का टाइम, भारी मात्रा में लिखेगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां इमरान खान की पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान, चुनाव चिन्ह छीनने के ईसीपी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी पीटीआई। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक मुसीबत कम होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ से उसका सालों साल पुराना चुनाव चिन्ह बल्ला छीन लिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे साजिश करार दिया है। ऐसे में पीटीआई के पूर्व अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वे पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले अपने सुरक्षित फैसले की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय ईसीपी पीठ ने कहा कि पीटीआई अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार चुनाव कराने में विफल रही। इसने भी ये फैसला सुनाया कि पार्टी चुनावी चिन्ह के रूप में बल्ला बरकरार नहीं रख सकती। अगली खबर बता दें जहां पाकिस्तान का निकला दिवाला, चाय से चिकन तक सब कुछ महंगा, 42% के पार पहुंची महंगाई। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। कंगाली की दहलीज पर पहुंचा पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान अपनी आम घोली भाली जनता पर लगातार इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। कभी तेल की कीमतों को बढ़ाकर तो कभी बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर पाकिस्तान अपनी आवाम से पैसे ऐंठ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि यहाँ महंगाई दर 42.6 हो चुकी है। खाने पीने की चीजों की दरों में इजाफा और गैस की आसमान छूती कीमतों के चलते पाकिस्तान में संवेदनशील मुल्क सूचकांक 42.6% तक बढ़ गया है। यानी कि पाकिस्तान में चीनी, चाय, चिकन, आटा और चावल समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादियों को पालने के लिए आज भी पाकिस्तान खूब अमीर है। चलते हैं और खबर की तरफ जहां अमेरिका की धमकी काम न आई, $100 अरब तक पहुंचेगा भारत और दोस्त रशिया का व्यापार। बता दें यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, जिससे कई मोर्चे पर उसे जूझना पड़ रहा है। महासंकट की इस घड़ी में रशिया ने अपने दशकों पुराने दोस्त भारत के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी। इसी पहल का नतीजा ये हुआ कि अब भारत को रूस का निर्यात साल 2022 में बढ़कर $32.5 अरब तक पहुंच गया। वहीं रूसी एशियाई बिजनेस काउंसिल के विश्लेषकों का मानना है कि भारत और रशिया के बीच व्यापार साल 2030 तक $100 अरब तक पहुंच सकता है। ये अभी पिछले 10 महीने में $54.7 अरब है। भारत और रशिया के बीच ये व्यापार तब बढ़ रहा है जब अमेरिका ने पिछले 2 सालों में कई बार नई दिल्ली को रशिया से ट्रेड करने या तेल खरीदने पर धमकी दी। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के मारे गए हैं 1.5 लाख जवान। 2 सालों की लड़ाई में कितने रूसी सैनिक मारे गए बता दें। पश्चिमी देशों के कई अखबारों ने पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन के हवाले से कहा है कि रशिया को यूक्रेन युद्ध में अत्यधिक भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अब युद्ध के 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ना ही यूक्रेन और ना ही रशिया ने हताहतों की संख्या को आधिकारिक तौर पर जारी किया है। हताहतों की संख्या युद्ध को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न सिर्फ इसलिए कि ये विषय यूक्रेन और रशिया के भविष्य के बारे में बात करता है, बल्कि ये भी अगर नुकसान उतना ही गंभीर है जितना कि दावा किया जा रहा है तो फिर इससे ये भी संकेत मिलता है कि आखिर ये युद्ध कब तक जारी रह सकता है। अगली खबर बता दें गाजा को लेकर यूएनएससी ने स्वीकार किया यूएई का ये प्रस्ताव। गदगद हुए फलस्तीनी। जी हां, इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बड़े प्रस्ताव को अंगीकार किया है। यह प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात की ओर से पेश किया गया था। प्रस्ताव पर अमल करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की मांग को अंगीकार किया है, लेकिन इसमें युद्ध विराम का कोई जिक्र नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि सहायता प्रभावी ढंग से मिले इसके लिए युद्ध विराम की बेहद आवश्यक
आवश्यकता है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव पर कई दिनों तक गहन विचार विमर्श हुआ। इसके बाद 15 देशों की परिषद ने शुक्रवार को इसे अंगीकार कर लिया। अगली खबर बता दें, गाजा में नहीं रुक रहे इजरायली हमले, अब एक ही परिवार के 76 लोगों की हुई मौत। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात। इजरायली सेना की ओर से गाजा में किए गए हवाई हमले में एक ही परिवार के 76 मेंबर मारे गए हैं और राहत एवं बचाव अभियान से जुड़े अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। वाकई में दोस्तों बड़ा ही बर्बर हमला हुआ है ये, क्योंकि हमले में एक ही परिवार के 76 लोगों का मारा जाना, ये नहीं कहा जा सकता था कि सारे के सारे दोषी ही होंगे, ऐसे में निर्दोष भी मारे जाते हैं। चलते कर खबर की तरफ, जहां पर कौन है किम जोंग उन की बेटी किम जू ए जो बन सकती है उत्तर कोरिया की उत्तराधिकारी। बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू ए पहली बार नवंबर 2022 में एक मिसाइल के प्रक्षेपण के समय अपने पिता उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई दी थी। माना जाता है कि उस समय वो करीब 9 साल की थी और सार्वजनिक समारोह में आने के बाद उन्होंने दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स के विश्लेषकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन अब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि किम जोंग उन के बाद उनकी बेटी के हाथों में उत्तर कोरिया की कमान आने वाली है। लिहाजा ये काफी हैरानी की बात है कि उत्तर कोरिया जो काफी सख्त पुरुष प्रधान है, वहाँ का शासन एक लड़की के हाथों में आएगा। अगली खबर बता दें, पुतिन की टेंशन बढ़ाने यूक्रेन आ रही अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान, नीदरलैंड ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, रशिया के आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए नीदरलैंड यूक्रेन को 18 F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। डच सरकार ने कहा कि वो यूक्रेन को जल्द ही इन 18 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कर देगी। नीदरलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मार्क रूट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन को डिलीवरी के लिए शुरुआती 18 F-16 लड़ाकू विमान तैयार करने के हमारी सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया। F-16 की डिलीवरी यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन पर किए गए समझौतों के सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। अगली खबर बता दें, जहां अमेरिका में फिर से 6 जनवरी वाला दंगा नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा दोबारा राष्ट्रपति बना तो कार्यकाल खत्म होने पर शांतिपूर्वक सौंप दूंगा सत्ता। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलती है तो वो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद शांतिपूर्वक सत्ता अगले राष्ट्रपति को सौंप देंगे। दरअसल ट्रंप का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि 2020 राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद ट्रंप के कहने पर उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन पर हमला कर दिया था। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना था कि इस चुनाव में धांधली की गई है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच होने वाली इस चुनावी मुकाबले पर सभी की निगाहें रहने वाली है। अगली खबर बता दें, 7 समंदर पार अमेरिका में राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर हफ्ते भर चलेगा जश्न, बड़े स्तर पर समारोह का किया जाएगा आयोजन। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 7 समुद्र पार अमेरिका के मंदिरों में भी मनाया जाएगा और एक सप्ताह तक उत्सव मनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल यानी HMEC की तेजल शाह ने सोमवार 18 दिसंबर को की गई बातचीत में कहा, ये हमारा सौभाग्य और आशीर्वाद है कि हम इस घटना का हिस्सा हैं और हमारे सपनों का मंदिर सदियों के इंतजार और संघर्ष के बाद साकार हो रहा है। ऐसे में दोस्तों कौन कौन वास्तव में अयोध्या जा रहे हैं 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कौन कौन उनके दर्शन करने वाले हैं और साथ ही साथ जय श्री राम तो सभी लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां सुलग रहा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई से भड़के लोग, बलूचिस्तान में बड़ा प्रदर्शन। जी हां, बलूचिस्तान के खुदजार नाल और वाद शहर में पूरी तरह से बंद हड़ताल देखी गई। इस्लामाबाद में तुरबत लॉन्ग मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में ऐसा हुआ। क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में रैलियां निकाली गई। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सिंध और पंजाब के बीच सड़क संपर्क कई घंटों तक कटा रहा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और रैलियां निकाली, जिससे क्वेटा, कराची और बरखान डेरा गाजी खान राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, कोरोना ने दुनिया में मचाया भारी हड़कंप, WHO के डेटा से उड़ जाएंगे होश, मरीजों की तादाद में 52% का इजाफा। जी हां, कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि मौके के मामलों में थोड़ी कमी देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने ताजा अपडेट में कहा कि 3000 से अधिक नई मौतों के साथ पिछले 28 दिनों की अवधि की तुलना में इस वायरस से मरने वालों की संख्या में 8% की कमी आई है। WHO ने कहा कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान नए कोविड मरीजों की संख्या में 52% का इजाफा हुआ है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कोरोना वायरस के JN.1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। WHO के अनुसार ये अब ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑन शेयरिंग और इन्फ्लुएंजा डेटा से जुड़े BA.2.86
आनुवंशिक वंशानुक्रम से संबंधित अगली खबर बता दें, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर सियासी बवाल, कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का भी हिस्सा है। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी में शनिवार को एक बयान दिया। इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का भी हिस्सा है। उनका कहना था कि वे इस मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान से भी बात करेंगे। धनखड़ का कहना है कि इससे हरियाणा के कॉलेजों को भी एफिलिएशन मिल सकेगी। इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग का कहना है कि हम उपराष्ट्रपति के बयान का विरोध करते हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रहकर भाजपा नेता की तरह बात नहीं करनी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के सिरमौर संस्था है। पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी और सूबे को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भी भगवंत मान ने इसे पंजाब की विरासत बताते हुए यूनिवर्सिटी में हरियाणा को हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी बिहार से हिंदी भाषी आकर तमिलनाडु में साफ करते हैं टॉयलेट। दोस्तों, डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने उगला जहर। जी हां, उत्तर बनाम दक्षिण की बहस लंबी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल समेत दक्षिणी राज्यों में कई बार यूपी बिहार के लोगों पर हमले बोले गए हैं। अब एक अन्य राजनीतिक नेता की जहर देखी जा रही है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि उत्तरीय भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार से हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार वाले निर्माण कार्य और शौचालयों की सफाई में खुद को भी शामिल करने के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं। दयानिधि मारन ने इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कई नेताओं ने दयानिधि मारन के इस बयान पर उन्हें निशाने पर लिया है। वहीं कई लोगों ने उन पर कार्रवाई की मांग की है। अब ऐसे में दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या मांग है, क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से ये बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को टॉयलेट साफ करने वाला बता रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ा इन्होंने जहर घोला है, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है इस मुद्दे पर। अगली खबर बता दें, जहां मिशन 2024 की बीजेपी की तैयारी क्या है, प्लान 50+ केंद्र की सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक का फार्मूला बता दें। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीतने के बाद बीजेपी की नजरें अब अगले साल होने वाले फाइनल पर है। चुनाव नतीजों ने खासकर 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। ऐसे में पार्टी अब केंद्र में सत्ता हैट्रिक बनाने की कोशिश में जुट गई है। दिल्ली में 2 दिन तक चली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में आम चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें पार्टी की योजनाओं, चुनाव प्रचार, थीम से लेकर वोट प्रतिशत बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। इस 2 दिन की बैठक में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने पदाधिकारियों को जीत सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया। पार्टी का लक्ष्य अगले चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 50% से अधिक करने का है। ऐसे में विपक्ष के पास बीजेपी को हराने का रास्ता बंद हो जाएगा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। अगली खबर बता दें, प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटाया गया। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में बहुत बड़ा फेरबदल। जी हां, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेसी संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। पार्टी में 12 महासचिव होंगे। 12 महासचिवों को राज्यों का प्रभारी भी बनाया गया है। सचिन पायलट को भी इस बार महासचिव बनाया गया है। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी को हटा दिया गया है। वहीं वो संगठन की महासचिव होंगी, लेकिन उनको किसी राज्य का प्रभारी नहीं बनाया गया है। अजय माकन नई कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, गूंगा पहलवान ने भी किया पद्मश्री लौटाने का ऐलान। बोले पीएम की बेटी साक्षी मलिक पर गर्व, उसके समर्थन में पदक लौटा रहा। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह के खास संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद खिलाड़ियों में रोष है। बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे पहलवानों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। साक्षी मलिक के खेल में संन्यास और बजरंग पुनिया के पद्मश्री सम्मान लौटाने के बाद अब गूंगा पहलवान ने बड़ा ऐलान किया है। गूंगा पहलवान ने भी अपना पद्मश्री लौटाने की घोषणा की है। अगली खबर बता दें, 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, फिर बढ़ जाएगी मुश्किल, जल्द निपटा ले ये काम। दरअसल नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कई बड़े नियम में बदलाव होने वाला है। साथ ही कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म हो जाएंगी। अगर आपने दिसंबर में यह काम पूरा नहीं किया तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पैसे से जुड़े ये 5 काम आपको तुरंत निपटा लेने चाहिए। इसमें आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर म्यूचुअल फंड और अन्य जरूरी काम शामिल हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सेबी ने डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन की आखिरी डेट 31 दिसंबर की है। अगर नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो डीमेट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आयकर रिटर्न फाइलिंग को लेकर भी बड़ी खबर है। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 तय की गई थी, लेकिन कई टैक्स पेयर्स ने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया। ऐसे में लोगों को 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ अपडेटेड ITR फाइल करना होगा, वरना
1 जनवरी से और ज्यादा जुर्माने के साथ भुगतान करना होगा। साथ ही साथ बैंक लॉकर एग्रीमेंट को लेकर भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। यूपीआई आईडी भी हो सकती है बंद। एसबीआई की ये स्कीम भी हो जाएंगी बंद, जिसमें एसबीआई अमृत कलश एफडी स्कीम। बहरहाल दोस्तों, ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।